तो साथियों बिल्कुल सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। और अभी तक मैंने माइक लगाया नहीं है, ये मैंने माइक लगा दिया है और आज की अब क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जो भी साथी क्लास को लेना चाह रहे हैं क्लास को ज्वाइन आप समय पे करें। और थोड़ा सा मैं देर जरूर कर चुका हूं तो सभी से माफी चाहूंगा। सर जय हिंद सलीम खान जी और मुकेश जी, सतीश कुमार जी, सभी को फिर से राम राम, सत श्री अकाल और आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं मैं आज के इस ड्राइवर के सेशन में। और चंडीगढ़ रोडवेज भर्ती को लेके आज हमारा ये 5वां सेशन रहने वाला है साथियों। और शानदार सेशन, ऐसा सेशन जो आपके जीवन में याद रहेगा। बस कंडीशन एक है, आप इस सेशन को एंड तक आप जरूर देखोगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको लगे इस सेशन में तो आपको तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं कि कोई भी जो टारगेट होता है उसको प्राप्त करने के लिए आपको लगातार मेहनत की, संघर्ष की आवश्यकता होती है। और वर्तमान में दोस्तों जीवन एक खेल है और इस खेल में जो जितना अच्छा खेलेगा वही उस खेल में जीत है वो प्राप्त कर पाएगा। तो इसी के साथ में एक मोटिवेशन लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि कई जीत बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है, एक नया जुनून, एक नए जोश के साथ में बिल्कुल अपने मन से कह दो कि बिल्कुल मैं कह सकता हूं। गांव के गुआड़ में आम चौराहे पे जाके कह दो कि बिल्कुल भी मैं भी इस काम को करके दिखाऊंगा। और इतनी हिम्मत, इतना जुनून जिस दिन आपके अंदर आ गया तो फिर कोई टारगेट आपका पीछे नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का ये सेशन। तो तुरंत जो भी साथी जुड़े हुए हैं इस सेशन को आप लाइक जरूर करें। और आपके जो भी साथी हैं, आपको मैं हमेशा कहता हूं, आपको मेरी कसम है आपको क्लास शेयर करनी है। अगर आपको कल वाली क्लास में मजा आया था तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के पास में शेयर कर सकते हैं। मैं इतने में पी लेता हूं पानी और पानी पी के तुरंत करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो अब राशन ने पेन हाथ में ले लिया है और क्लास यहां पे रेडी है। और पहला पर्सन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये नहीं आया, ये आ गया। पहला ही पर्सन है जो धुआं निकालेगा भाई, धुआं निकालेगा। पेन के कलर में किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो मुझे बताना भाई। पेन की साइज में, कलर में, दिखने में कोई हो तो ये हमारा घर का मामला है, हम चेंज भी कर सकते हैं। पहला पर्सन है, सभी को पढ़ना है और पढ़ के जवाब कमेंट में लिखना है। सलीम खान जी, मुकेश, सतीश, परवीन शर्मा जी, मोस्ट वेलकम। नक्षत्र सिंह जी, बिल्कुल हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, यानी कि नक्षत्र सिंह जी आप कैसे हैं, हिंदी में बात करें तो बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना अपराध के संबंध में गलत कथन बताना है। यानी कि ये गलत कथन वाले ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें सारे के सारे फैक्ट आपको याद है तो ही आप प्रश्न, दोस्तों ये प्रश्न करने में कठिन होते हैं। लड़के ऐसे प्रश्नों में बोर होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में सीखना होता है वो ऐसे ही प्रश्नों में होता है। एसएससी का पैटर्न आपको पता होगा, एसएससी लगातार ऐसे ही प्रश्न है वो एग्जाम में वो देती आई है। तो इस प्रश्न के ऊपर चलते हैं। धारा 185 के तहत अपराध माना जाएगा। आप वाहन का प्रयोग कानून से नहीं कर सकते, आपको 2000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। धारा 146 के तहत सभी वाहनों के लिए बीमा आवश्यक होगा। शानदार प्रश्न है, मुकेश कुमार जी ने शानदार जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि धारा 185 है वो शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है। धारा 185 शराब से संबंधित है और 10,000 का जुर्माना इसमें वो लगाया जाता है पहली बार में। बात करते हैं धारा 146 की, ये कहती है कि नीड, किसकी नीड होगी, बीमा की नीड होगी। बीमा चाहिए होगा आपके व्हीकल का, नहीं होगा तो धारा 196 लागू होगी। और धारा 196 का उल्लंघन करते हैं तो पहली बार में 2000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना, साथ ही 3 माह की कैद का भी प्रावधान है साथियों। तो ध्यान रखना है, बिना इंश्योरेंस के आपको गाड़ी का प्रयोग नहीं करना है। लाइक सभी करें, क्लास को लाइक करें और सभी क्लास को शेयर भी करें।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपके सामने एक ऐसा संकेत बना हुआ है जिसका मतलब है कि आप चौराहे से पहले अपने वाहन को स्टॉप रेखा से पहले रोक लेंगे। तो वह संकेत निम्न में से कौन सा हो सकता है? यानी कि आप एक ऐसे संकेत के पहले रुकना चाह रहे हैं जिसे जो चौराहे से पहले अपने वाहन को स्टॉप रेखा से पहले रोकने के लिए आता है। कितना अच्छा प्रश्न है। स्टॉप संकेत, पीली बत्ती संकेत, लाल बत्ती संकेत, उपरोक्त सभी हो सकते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान से सोच समझ के इसका जवाब देना है साथियों, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन दे सकता है, कौन कौन इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। जो इस प्रश्न का जवाब देगा वो सच में मेरा शिष्य है भाई। ध्यान से भाई, बिल्कुल भी गलती ना हो जाए। सुनील धायल जी लाल बत्ती का कह रहे हैं। आपको देखना क्या है, वाहन को स्टॉप रेखा से पहले रोक लेने के लिए कौन सा संकेत होता है, यह बस बता दो। स्टॉप रेखा से पहले रोकने के लिए कौन सा संकेत हो सकता है? क्या स्टॉप संकेत होगा तो आपको रोकना नहीं चाहिए क्या? रोकने के लिए होता है। पीली बत्ती ऑन हो जाए तो कहां रोकते हैं? स्टॉप लाइन से पहले रोकते हैं। लाल बत्ती हो जाए तो भी स्टॉप लाइन से पहले रोकते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो सकते हैं। उपरोक्त सभी संकेत हैं, ये रुकने के लिए होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, ओके। एक त्रिभुज में साइकिल बनी हुई है। त्रिभुज में साइकिल, बात याद करनी है, त्रिभुज में शानदार प्रश्न है। वह संकेत कर रही है कि, देखो साइकिल के संकेत है, एक तो त्रिभुज के अंदर हो सकता है, ये साइकिल है, ये इसके ऊपर आदमी बैठा है। एक गोल आकृति है जिसमें भी साइकिल बनी हुई है और इसके ऊपर भी आदमी बैठा है। एक और गोल आकृति है, साइकिल है और आदमी बैठा है। इसका तो जो है वो रेड कलर में, इसको रेड ही बना देता हूं भाई मैं, है ना। तो ये रेड है भाई, ये रेड सर्कल में है और इसको यहां से क्रॉस किया गया है, ये भी रेड में है भाई। आप अब देखो, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखे। और ये एक है, ये ब्लू कलर में है भाई, है ना, ये ब्लू कलर में है। अब इनमें फर्क क्या होगा? ये ब्लू में है, ये रेड सर्कल में है और ये भी रेड सर्कल में है। यहां पूछा क्या है, एक त्रिभुज में साइकिल बनी हुई है, वह संकेत कर रहा है कि अनिवार्य साइकिल लेन, साइकिल चलाना मना है, साइकिल क्रॉसिंग, उपरोक्त सभी। अनिवार्य जो संकेत होते हैं उनको हम आदेशात्मक संकेत भी बोलते हैं, है ना, आदेशात्मक बोलते हैं। ये तो त्रिभुज में है तो नहीं होगा। साइकिल चलाना मना है, मना को हम निषेध भी लिख सकते हैं। और निषेध को मैंने बताया था कि जो आदेशात्मक संकेत है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आज्ञा देने वाले, एक निषेध यानी मना करने वाले। तो ये संकेत भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो त्रिभुज में है। और तीसरा साइकिल क्रॉसिंग, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनील धायल जी, कार्तिक गुर्जर जी, सुनील धायल, मोटू जी, मुकेश कुमार जी, सलीम खान जी, सुनील धायल, सभी का आंसर एकदम सटीक है। सुनील धायल जी ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बताया सुनील धायल जी। अपने जवाब पे आप फिर से विचार करें। तो इन तीनों में कोई दिक्कत आपको आ रही है क्या? तीनों समझ में आ गए ना कि तीनों में फर्क क्या है? ये देखो, ये क्या कहता है, ये है अनिवार्य साइकिल लेन, यानी कि यहां पर साइकिल चलेगी, आपको नहीं चलना है, आपको इस पे नहीं चलना है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर साइकिल मत चलाना, साइकिल चलाना मना किया गया है, आदेश आपके लिए। और इसका मतलब क्या है, आगे साइकिल क्रॉसिंग है, कोई चौराया आता है। माना कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये चौराया आया है, यहां ट्रक एक आ रहा है और यहां से कोई साइकिल क्रॉसिंग है ना। तो इस ट्रक वाले के लिए चेतावनी है कि आगे एक साइकिल क्रॉसिंग है, तो भैया ट्रक को धीमा चलाना। चौराया भी है, साइकिल क्रॉसिंग भी है, इसीलिए यहां पे यानी कि साइकिल क्रॉसिंग का संकेत आता है त्रिभुज के अंदर, है ना, यहां पे आएगा भाई, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और सामने एक चौराया आ रहा है, इस चौराहे पर कौन सा संकेत नहीं हो सकता? चौराहे पर कौन सा संकेत नहीं हो सकता, यह आपको बताना है भाई। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ट आंसर आपको देना है। स्टॉप संकेत चौराहे पे हो सकता है क्या? हो सकता है। गिव वे का संकेत, साइकिल क्रॉसिंग का संकेत, हेयरपिन बेंड का संकेत। 4 ऑप्शन आपके पास में है। सिंपल सा प्रश्न है। हम कहते हैं सर रोड साइन तो हमने सीख लिए, अब वो देखते हैं रोड साइन में किस किस की भैंस पानी में जाती है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आवाज आ रही है ना भाई? आवाज को तो मैंने देखा ही नहीं, आवाज आ रही नहीं आ रही, कोई बता नहीं रहा कमेंट में।
आवाज को लेके कोई इश्यू तो नहीं है? साइन तो हमने सीख लिया, अब वो देखते हैं रोड साइन में। ठीक है, ओके है भाई, आवाज ओके एकदम। 4 में डी बता रहे हैं, 4 में डी बता रहे हैं मुकेश कुमार जी। और दूसरे लोग कहां गए भाई? अरे दूसरे लोग कहां गए? अरे वो इंस्टाग्राम के ऊपर हेलो जानू, हाय जानू वाला मैसेज तो नहीं करने लगे ना? तो ऐसा नहीं करना अभी। आपको पता है रिप्लाई नहीं आता आजकल, इंस्टाग्राम पे खूब सारे दोस्त मिल जाते हैं, तो एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, है ना? तो ये पागल होने वाली चीजें आपको नहीं करनी है भाई, है ना? तो आपको कमेंट करना सभी को, बिल्कुल राजेश कुमार जी, मास्टर जी राम राम मास्टर जी, बिल्कुल राजेश कुमार जी, बिल्कुल ये कह रहा हूं, इंस्टाग्राम वाली हाय हेलो जानू वानू वाली चीजें आपको नहीं करनी है ना, क्लास पे फोकस करना है। दो चीजें साथ में कर रहे हैं मुझे लगता है, इंस्टाग्राम भी और आसर की क्लास भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। तो थोड़ा सा देखें, तो यहां पर हेयरपिन बैंड का संकेत यहां पर नहीं हो सकता दोस्तों। मैं बैंड का संकेत आ गया तो 3 आपको साइन बताऊंगा। एक संकेत होता केवल इतना, एक संकेत होता है आपके पूरा मुड़ा हुआ, और एक संकेत होता है आपके ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तीनों में नाम में अंतर क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखें भाई। इसको हम कहते हैं कर्व मोड़, कर्व या मोड़ या घुमाव, इसको कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट टर्न जिसे राइट की ओर घुमाव होता है, और कर्व मोड़ इसे हम कह सकते हैं। सर सीटू ड्राइवर और कंडक्टर का पेपर ऑनलाइन होगा क्या? नहीं, ऑफलाइन होगा भाई। आवाज सही आ रही है सर, सुनिए दा, ठीक है। तो ये तो हो गया कर्व मोड़ या घुमाव, ये हो गया आपका, ये क्या है मतलब कि हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड, ठीक है। और ये होता है उल्टा घुमाव, उल्टा घुमाव, उल्टा घुमाव या रिवर्स बैंड भी कहते हैं भाई इसको, रिवर्स बैंड, है ना? तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है। तीनों ही चेतावनी संकेत है, तीनों में काफी अंतर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह संकेत क्या दर्शाता है? सभी को पता त्रिभुज है, और यहां पे एक मतलब कि बीच में जगह दिख रही है और दोनों साइडों से चौड़ा है, तो इसका क्या मतलब होगा? तुरंत कमेंट सेक्शन में आप छाप सकते हैं, तुरंत प्रश्न का जवाब दे भाई, बिल्कुल तुरंत जवाब दे दे भाई। सही जवाब आपको देना है, एकदम सिंपल प्रश्न है यार। संकेत, ये संकेत एकदम सिंपल है, कुछ भी डाउट नहीं है। आगे छोटी सड़क, आगे छोटी सुरंग, संकीर्ण मार्ग, संकीर्ण पुल, तो ये पुल का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह संकेत क्या दर्शाता है? आपको पता है एक गोल आकृति में केवल एरो जा रहा होता है, एक है केवल आ रहा होता है, केवल एक है जो एरो जा रहा है काट दिया गया है, एक एरो है जिसमें एक एरो जा रहा है एक एरो आ रहा है, एक को काट दिया जाता है, एक एरो है जिसमें एक एरो जा रहा है एक एरो आ रहा है। सारे आदेशात्मक संकेत है, सारों के मीनिंग अलग है। यहां पे ये संकेत है जाने के लिए होता है सीधा जाना, ये ब्लू सर्कल में होता है, ये भी ब्लू में आने के लिए होता है। ये नो एंट्री, नो एंट्री का हो सकता है, ये नो एंट्री। ये दो मार्ग हैं, दो हैं, दो में से एक को काट दिया, एक बचा, एक तरफा सड़क, एक तरफा या वन वे इसको कह सकते हैं भाई, ये वन वे कह दो, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है, ये दो है तो दो तरफा सड़क है ना? तो इन सभी में देखो अंतर करना आपको आना चाहिए। आप एक ड्राइवर बनने जा रहे हैं, वो पढ़े लिखे ड्राइवर, वो भी सलीम खान जी, पंकज जी ठाकुर, सलीम खान जी, सुनील यादव, मुकेश कुमार, कार्तिक गुर्जर, सुनील धायर, ठीक है। प्रश्न इसका जवाब आपको देना चाह रहे हैं, दो थे एक काट दिया तो एक तरफा रास्ता, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना? नो एंट्री का हमारा कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आदेशात्मक संकेतों का सामान्यतः साइज में घेरे का व्यास होता है, गोल संकेत है, आदेशात्मक का पूछा है, तो ये इसका बीच का सेंटर, यहां से यहां तक जो दूरी होती है इसका व्यास होता है, और जो आदेशात्मक संकेत है वो 60 सेंटीमीटर होता है, या 600 mm भी कह सकते हो आप, है ना? थोड़ा सा ध्यान देना। अभी अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, ओके। वह संकेत जिसके पालन नहीं करने पर जुर्माना भरने का प्रावधान है। आपको पता है संकेत 3 प्रकार के होते हैं, संकेत 3 प्रकार के, कौन कौन से? नंबर 1 आदेश, नंबर 2 चेतावनी, नंबर 3 ये आपके सूचनात्मक, सूचना, ठीक है। तो इस टाइप से तीनों संकेतों में से जो संकेत, जिस संकेत का पालन करना जरूरी होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में आ जाओ भाई, ठीक है। तो इसमें जो आदेश, एक सावधानी संकेत है, सुविधा संकेत है। सुविधा का मतलब क्या है भाई? चेतावनी, नहीं, सूचनात्मक। सुविधा संकेत का मतलब है सूचनात्मक, सूचना देता है सुविधा की। सावधानी का मतलब ये आपके संकेतात्मक कह दो या चेतावनी, है ना?
तो इसमें आपको यह बताना है कि भाई कौन सा संकेत है जिसका पालन नहीं करने पर जुर्माना होता है, तो यह अधिदेशात्मक, अधिदेशात्मक को ही आदेशात्मक संकेत कहा जाता है भाई। आदेश या अधिदेश, अधिदेश तो आ गया इसमें। इसके अलावा इसको कंपलसरी साइन भी कहते हैं, कंपलसरी मैंडेटरी साइन भी कहा जाता है अभी इसको, है ना। और ये अनिवार्य संकेत भी कहलाते हैं। तो इसके कई नाम है, तो ये याद आपको रखने हैं, ठीक है। सी बताया, बिल्कुल सही बताया। किसने बताया सी? ये सलीम खान जी ने बताया भाई, बढ़िया बात है। सभी के यार 21 लोग देख रहे हैं, 21 लोग देख रहे हैं। मेरे हिसाब से यार 21 लोग देख रहे हैं, क्लास पसंद नहीं है तो इसको बंद कर देना चाहिए ना यार। आप लाइक वाला बटन दबाओ, लाइक वाला बटन दबाओ भाई, सभी दबाओ। देखें, जब तक लाइक वाला बटन नहीं दबेगा क्लास कैसे चलेगी भाई? 21 लोग देख रहे हैं, लाइक 6 है, कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा भी काम, है ना। ये लोग, अरे यार गुरुजी को तो लालच केवल इन लाइक का ही तो है ना। यहां कंठ फाड़ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो ये केवल किसके लिए? इस लाइक के लिए। ये लो बढ़ने लगे भाई, सभी बढ़ा दो और शेयर भी कर दो। अपने जो भी साथी हैं सीटू के, उन सभी के पास शेयर कर दो भाई। लाल बॉर्डर के साथ सफेद पृष्ठभूमि हो और लाल विकर्ण हो तो ऐसे संकेत क्या निर्देश करते हैं? लाल बॉर्डर, लाल बॉर्डर ही ले लेते हैं भाई। ये लो लाल बॉर्डर और लाल विकिरण है, ठीक है। तो दिए गए कार्य को करना है, दिए गए कार्य को नहीं करना है, दिए गए कार्य पर सावधानी रखनी है, उपरोक्त सभी। शानदार प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 आपके साथ। राम राम संजय गुड गुरुजी, संजय गुड गुरुजी, वाह भैया, नाम भी संजय जी का तो तगड़ा है, संजय गुड गुरुजी, वाह, स्वागत है, मोस्ट वेलकम आपका। तो इस प्रश्न का जवाब देना है, लाल बॉर्डर के साथ सफेद पृष्ठभूमि हो और लाल विकर्ण हो तो ऐसे संकेत क्या निर्देश देते हैं? जो ये लाल विकर्ण वाले होते हैं ना, तो ये लाल विकिरण निषेध को दर्शाते हैं, निषेधात्मक संकेत को दर्शाते हैं, निषेध। और ये निषेध आपको पता है आदेशात्मक संकेत का ही एक प्रकार है। तो दिए गए कार्य को नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी है, वो क्या हो जाएगा? 10 में 9 में बी। अच्छा हाँ ठीक है, भुट्टा सिंह जी 9 में बी। भुट्टा सिंह जी स्वागत है, पहली बार कमेंट कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम है भाई आपका। जो भी साथी इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पीडीएफ है शेयर कर दूंगा। जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए मैं पीडीएफ दोबारा से सेंड कर दूंगा, पहले की जो पीडीएफ है ना। तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत आए तो नंबर आपको स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूं, नंबर कितने, 87641888 और 48। और जो हमारा फ्री की टेस्ट सीरीज चाहिए तो ऐप के अंदर है, पेड सीरीज भी, जो टेस्ट सीरीज है वो भी है, ऑनलाइन कोर्स भी हमारा जो स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर मौजूद आप ले सकते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया संकेत क्या निर्देश दे रहा है? एक ऐसा संकेत जो कि अष्टभुजाकार में है और काट दिया गया है। दोस्तों एक चीज बताओ, जो स्टॉप का संकेत होता है वो किस में होता है? स्टॉप संकेत होता है, ये किस में होता है? स्टॉप, यार ये कैसे बनेगा भाई? ये बन तो गया भाई, बन रहा है ना, ये बन गया। ये स्टॉप संकेत होता है ना। स्टॉप संकेत का मतलब है विनोद महिला एग्जाम पॉइंट कोचिंग, बिल्कुल स्वागत है भाई विनोद जी, स्वागत है। ये स्टॉप संकेत, इसका मतलब क्या होता है? गाड़ी को रोकना है और एक आदेशात्मक संकेत है। इसको मैं अगर सर्कल में ले लूं और इसको काट दूं तो मतलब क्या है? गाड़ी को रोकना नहीं है भैया, गाड़ी को रोकना नहीं है। कितना शानदार प्रश्न है। सभी वाहन प्रतिबंधित है, सभी वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है, सभी भारी यात्री वाहन आ सकते हैं, सभी भारी वाहनों का रोकना और ठहरना मना है, तो ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी, ये केवल भारी वाहनों के लिए होता है भाई, ये जो संकेत है भारी वाहनों के लिए होता है, ठीक है। अब ये पता नहीं किस लिए होता है, बस सभी भारी वाहनों को रोकना और ठहरना मना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल में प्रदूषण के संबंध में प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, यह गाड़ी के संबंध में प्रदूषण से संबंधित का है। आपको पता है प्रदूषण है वो प्रदूषित गैसें दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक होती है, एक द्वितीयक होती है, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि प्राथमिक कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखते ही पता चल रहा है कि चारों में से अलग कौन सा है। सुनील यादव जी, ऋषि यादव जी, स्वागत है भाई। कार्टून कॉमेडी, वाह भाई गजब, स्वागत है आपका। क्लास पसंद, देखो ये लाइक बढ़ रहे हैं, देखो लाइक बढ़ रही है भाई, लाइक बढ़ गए हैं, अभी भी 22 लोग देख रहे हैं, लाइक 19 हैं। जो एक दो बच्चे बच रहे हैं वो यार दोबारा दबा दो, कोई बात नहीं, कम हो जाएंगे तो दोबारा ठोक दो लाइक को, है ना। लाइक तो लाइक होता है यार, है ना, वो मीठे तो मीठे, ठोक दो दोबारा से। तो यहां पे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक है, नाइट्रोजन भी प्राथमिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है वो द्वितीयक प्रदूषक होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
वर्तमान में वाहनों में बैटरी को चार्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शानदार प्रश्न है, सरल है और ठीक ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बैटरी का, प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर का, डायनमो का यानी कि डायनमो का, सभी का। तो यहां पर आपको बताना है कि वर्तमान समय में गाड़ियों में जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पहली पुरानी गाड़ियों में डायनमो का इस्तेमाल किया जाता था। पुरानी गाड़ियां, ठीक है, पुरानी गाड़ियों में डायनमो का इस्तेमाल किया जाता था। और न्यू जो व्हीकल है, न्यू व्हीकल में यहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? यहां पे प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर का। ये नाम बहुत बड़ा मतलब जंजाल है भाई, नाम याद रखना भी, प्रत्यावर्तक है ना, ये कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। तो अल्टरनेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, डायनेमो का क्यों नहीं? आपको पता है जो डायनेमो होता है लो आरपीएम, एक होता है लो आरपीएम, एक होता है हाई आरपीएम, है ना, हाई आरपीएम। तो ये जो है, ये जो आपका डायनेमो है वो केवल हाई आरपीएम पर चार्ज करता है बैटरी को। दोनों का एक काम है, बैटरी को चार्ज करना होता है। लेकिन जो डायनो है हाई आरपीएम पर है, यानी जब इंजन तेज चलेगा तो ही बैटरी को चार्ज करूंगा। और अल्टरनेटर कहता है भैया तू धीरे चला चाहे तेज चल, मैं तो चार्ज तो करूंगा। तो इसमें फायदा कौन से में हुआ? फायदा हुआ डायनमो में या प्रत्यावर्तक में? प्रत्यावर्तक में। तो वर्तमान में वाहनों में बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्तक का इस्तेमाल करते हैं। और ये फैन जो वी बेल्ट है, वी बेल्ट के माध्यम से घूमता है भाई। वी बेल्ट किस पे लगी होती है? यहां पे इंजन शाफ्ट पर। किस पे लगी रहती है? इंजन शाफ्ट पर। यानी कि इंजन की जो शाफ्ट है उस पे वी बेल्ट लगी रहती है जो कि इस अल्टरनेटर को है वो घुमाती है। अल्टरनेटर घूमेगा तो लाइट पैदा होगी, जो आरपीएम पर चार्ज नहीं करता। अच्छा सुनील धायल जी किसका जवाब दे रहे हैं पता नहीं है ना, कोई बात नहीं सुनील जी। तो यहां पे वी बेल्ट के माध्यम से अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर घूमेगा तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन परमिट के बारे में विशेष परमिट का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 66 परमिट की नीड बताती है कि आपको परमिट चाहिए होगा। 67 में इसकी विशेषताएं बताई गई है, परिभाषा बताई गई है। 87 में मैंने कल भी बताया था अस्थायी परमिट है, अस्थायी परमिट। और 88 में एक विशेष परमिट का यहां पे उल्लेख है, वो किया गया है विशेष परमिट। पूछा क्या है? विशेष परमिट, तो धारा 88 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से दोस्तों यहां पर ध्यान दें, जो धारा 66 67 है ये तो परमिट का कि एक परमानेंट परमिट आपको चाहिए होता है गाड़ी चलाने के लिए। धारा 87 अस्थायी यानी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई है, कोई मौसमी सीजन आ गया है, कुछ और टेक्निकल ऐसे कोई आ गए हैं, तो उसके लिए एक अस्थायी परमिट दिया जाता है जो कि न्यूनतम 1 माह से लेकर 1 से लेकर 4 माह तक दिया जाता है। लेकिन जो विशेष परमिट होता है वो 12 माह तक के लिए जारी किया जाता है। विशेष परमिट है जैसे कि गवर्नमेंट की गाड़ी हो जाएगी, कोई और हो जाएगा, तो ऐसे एक विशेष प्रावधान के तहत विशेष परमिट दिया जा सकता है। निम्न में से निषेधात्मक संकेत किसमें बना होता है? शानदार प्रश्न है। एक गोल आकृति है, एक त्रिभुज है और एक सूचनात्मक है। बताओ निषेधात्मक है यानी मना करने वाले संकेत है, ये मना या निषेध है, वो किसमें अपने हो सकते हैं? कई बार मैंने बता दिया है, तो ये इसमें गोल आकृति में होंगे, यानी गोल आकृति, वर्ग, त्रिभुज, गिव, तो गोल आकृति इसका जवाब है, हो जाएगा, है ना। तो भुट्टा सिंह जी बिल्कुल ठीक है। सभी का अब की बार जवाब नहीं आ रहा, भी कमेंट सेक्शन में सभी जवाब है वो देने का प्रयास करें भाई। सुनील जी, विजय जी, सुनील, राजेश, पंकज, सुनील, भुट्टा जी, विजय सिंह, सभी है वो जवाब देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जो जहां पर फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है, तो आपको सड़क के किस साइड में चलना चाहिए? फुटपाथ बना हुआ है तो किस साइड में चलना है ये आपको बताना है भाई। तो लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट और राइट में, नन ऑफ अबव। कोई सड़क है, यह सड़क है, ये इसकी बीच वाली रेखा है और आप इधर जा रहे हैं, है ना, फुटपाथ बना हुआ है, यहां पे फुटपाथ बना हुआ है, तो आप किस साइड में चलेंगे? लेफ्ट साइड में चलेंगे। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। और जब फुटपाथ नहीं हो, फुटपाथ नहीं होता है तो आप कहां चलते हैं? राइट साइड में। यह प्रश्न इतनी बार पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में आता है। याद रखना मुकेश कुमार जी, परवीन शर्मा जी, सुनील धायल जी, सुनील धायल जी, आप फंस गए लगते हैं भाई, आप फंस गए इसमें। देखो जहां पर फुटपाथ बना हुआ है,
फुटपाथ बना हुआ है, नहीं होता तो हम राइट में चलते। फुटपाथ बना हुआ है तो लेफ्ट में चलना है ना भाई, नहीं है तो राइट में, और है तो लेफ्ट में। फिर से अगर यस यस है तो लेफ्ट में चलना है भाई, और नो नो है तो राइट में चलना है भाई। और किस टाइप से समझाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसका हो जाएगा लेफ्ट साइड में। आपके पास एक पर्यटक वाहन मोटर टैक्सी है, कल प्रश्न आया था, ध्यान से देख लेना भाई। उसे कितने पुराने होने तक पर्यटक परमिट दिया जा सकता है? मैंने आपको बताया था मोटर टैक्सी, और एक मैंने बताया था अदर व्हीकल, अदर जो व्हीकल होते हैं मोटर टैक्सी के अलावा। तो इन दोनों के लिए मैंने डेट बताई थी कि भी कितने साल के लिए मान्य होता है। पर्यटक वाहन मोटर टैक्सी है तो 9 साल पुराना होने तक उसको पर्यटक परमिट दिया जा सकता है। पर्यटक यानी कि जो घूमने फिरने वाले लोगों को घुमाने के लिए। एक आपके अगर यहां पे तो हो गया 9 साल, अदर व्हीकल हो तो 8 साल हो जाएगा। एक होता परमिट, स्थायी परमिट जो हम जारी करते हैं, उसकी वैलिडिटी जैसे कि नेशनल परमिट है। तो ये दोस्तों यहां पे मल्टी एक्सल अगर वाहन है, मल्टी एक्सल यानी ज्यादा टायरों वाले जो वाहन है, उनको 15 वर्ष तक दिए जाते हैं, और अदर व्हीकल को 12 वर्ष पुराना होने तक दिया जाता है। कौन सा परमिट? नेशनल परमिट या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, है ना। तो यहां पे AITP, ये दोनों ही है, वो 15 और 12 का नियम लागू होता है। ऑल इंडिया परमिट भी कह सकते हो आप इसे, ऑल इंडिया परमिट AIP, ठीक है। तो नेशनल परमिट और AIP है वो 15 और 12 के हिसाब से, और पर्यटक परमिट है 9 और 8 के हिसाब से वो दिया जाता है। ये नए निजी वाहनों में, नए की बात हो रही है भाई, न्यू, है ना, का फिटनेस प्रमाण पत्र कितने समय के लिए जारी किया जाता है? 1, 2, 5, 15। तो न्यू प्राइवेट व्हीकल बात हो रही है, प्राइवेट व्हीकल की है तो RC कितनी होगी? 15 साल की होगी। टैक्स कितने साल का पे होगा? 15 साल का होगा। फिटनेस कितने साल की होगी? 15 साल की होगी। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और इंश्योरेंस कितने साल की होगी ये कमेंट सेक्शन में छाप दो आप। नए निजी व्हीकल की बात हो रही है, तो प्रश्न संख्या 17 में यहां पे RC 15, टैक्स भी 15, फिटनेस भी 15 साल की, निजी वाहन की बात हो रही है ना। अगर कॉमर्शियल व्हीकल होता तो 2 साल के लिए, फिर से 2 साल, फिर से 2 साल, और 8 साल बाद में 1 साल, है ना। तो ये नियम होता कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। लेकिन यहां पे प्राइवेट व्हीकल की बात है तो तीनों प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 15 साल होती है। तो यहां पे इंश्योरेंस की वैलिडिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। फास्टैग के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। ट्रैक्टर के लिए भूरा रंग, प्राइवेट वाहन के लिए बैंगनी रंग, 2 एक्सल वाहन के लिए हरा रंग, 7 एक्सल के लिए नीला रंग। शानदार प्रश्न यहां पे आया है, आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 18 में फास्टैग के कलर के संबंध में प्रश्न पूछा गया भाई। सभी जवाब दे भाई। हाँ सुरेश जी बिल्कुल। जितने भी कंस्ट्रक्शन व्हीकल होते हैं उनका जो है मतलब कि फास्टैग किस कलर में होता है? कंस्ट्रक्शन, ट्रैक्टर है वो कंस्ट्रक्शन व्हीकल में आता है, आपको पता होगा। तो ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन व्हीकल में इसका जो है फास्टैग काले रंग का होगा भाई, काला, ठीक है। प्राइवेट वाहनों का जो बैंगनी रंग का होता है, 2 एक्सल के लिए हरा रंग है, 7 एक्सल के लिए नीला रंग है। और इसके अलावा मैं बात करता हूं यहां पे, तो 2 एक्सल के लिए, 2 के लिए ग्रीन हो गया, 3 के लिए पीला हो जाएगा, 3 के लिए येलो हो जाएगा, और यहां पे 4, 5, 6 के लिए, 4, 5, 6 एक्सल के लिए पिंक कलर का हो जाएगा, और 7 के लिए यहां पे ब्लू है वो दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों फास्टैग है, फास्टैग, ठीक है, फास्टैग है, इसको कौन चला रहा है? NHAI, इसकी मदद से NPCI चला रहा है भाई, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी चलाया इसने है, मतलब कि लागू इसने किया है, चला NPCI रही है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान है वो देना है। बाकी फास्टैग है वो 2 टाइप के होते हैं, एक M का, एक N का, ये 2 कैटेगरी है भाई। M कौन सी है? LMV या प्राइवेट व्हीकल के लिए, ठीक है। और जो N कैटेगरी है ये HMV व्हीकल, या मैं बात करता हूं कॉमर्शियल व्हीकल के लिए यहां पे होती है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान में वो रखना है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। इंश्योरेंस 5 साल, सुनील धायल जी वाह भाई मान गए आपको।
5 साल की इंश्योरेंस कौन सी ले आए भाई आप? मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा मैं यहां पे, मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हल्के मोटर वाहन के मामले में कितनी वर्ष उम्र के बाद मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? शानदार प्रश्न है, सभी छापे, सभी साथी है, इसका प्रश्न का जवाब है कमेंट सेक्शन में छाप दे। इसरो 2015 का जो पेपर है, इसरो 2015 का, इसमें यह प्रश्न आया था और उस प्रश्न में जवाब था 50 इयर्स, लेकिन यहां पर वो जवाब नहीं आएगा भाई, क्योंकि वहां पे 40 इयर्स का जवाब नहीं था, ये नहीं था। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि एलएमबी का आप अगर डीएल बनवाते हैं और आपकी उम्र 40 साल प्लस हो जाती है तो आपको फॉर्म संख्या 1A में मेडिकल प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है, मेडिकल, ठीक है। लेकिन इसरो के पेपर में ये 40 था नहीं, तो फिर 50 ही आंसर आ जाता ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। 40 वर्ष इसका सही जवाब होगा। 19(1) बता रहे हैं भी, ये लो, मेडिकल प्रमाण पत्र आपको एलएमवी व्हीकल के लिए नहीं देना होता। आप बूढ़े हो जाते हैं या आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो जाती है तो ही हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको मेडिकल प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या 1A में दिया जाता है। पंकज कुमार जी बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दें भाई, सुनील धायल जी सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न है ना, तो ये प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस एक्स के चक्कर में कोई इसको गलत ना मान ले भाई। अगला प्रश्न, एक ऐसा वाहन जिसका निर्माण 6 से अधिक यात्री को ढोने के लिए किया गया है, 6 से अधिक यात्री, जिसमें सभी यात्री अपना अपना अलग किराया देंगे, तो ऐसा वाहन हो सकता है पब्लिक सर्विस वाहन, लोक परिवहन बस, ट्रांसपोर्ट वाहन और स्टेज कैरिज। शानदार प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब हो दे पाते हैं। आप सभी को पता होगा, जिसने मेरी पहले की क्लासें ली है वो जरूर इसका जवाब है वो दे पाएंगे, ठीक है। तो सभी साथी इसका बढ़िया सा जवाब देने का प्रयास करें। तो जो स्टेज कैरिज होती है इसको मंजिली गाड़ी भी कहा जाता है, और 6 से अधिक यात्री के लिए मंजिली गाड़ी, 6 से अधिक यात्रियों के लिए और अलग अलग अपना अपना किराया देने की बात आ जाए तो यहां पर स्टेज कैरिज आप जवाब दे देना। रोडवेज जो होती है, रोडवेज जिसे हम कहते हैं, उसे आप स्टेज कैरिज के नाम से जान सकते हैं, और मंजिली गाड़ी भी इसका हिंदी का नाम होता है। स्टेज कैरिज है वो इंग्लिश का नाम है, मंजिली गाड़ी हिंदी का नाम है। और इससे जो प्रश्न में पूछा गया है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। और मैं बात करता हूं केवल परिवहन वाहन की, परिवहन वाहन जिसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल या परिवहन वाहन किसे कहते हैं? जो सर्विस में काम आते हैं, वो सर्विस चाहे माल ढोने की हो चाहे आपके सवारी ढोने की हो। तो देखो, पब्लिक सर्विस, पब्लिक की सर्विस करता ट्रांसपोर्ट है। लोक परिवहन, लोक परिवहन ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए है। ट्रांसपोर्ट वाहन ये तो ट्रांसपोर्ट ही हो गया। स्टेज कैरिज इसमें भी तो हम सवारियां बैठा रहे हैं, मतलब ये चारों की चारों क्या है? एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। क्या है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और चारों के लिए 20 साल कम से कम आपकी एज है वो होना जरूरी है। अगला प्रश्न, ई रिक्शा के लिए मोटर वाहन अधिनियम में कितनी वाट की क्षमता निर्धारित की गई है? ई रिक्शा वर्तमान में आप शहरों में, सिटी में जाते होंगे, वहां ई रिक्शा जरूर देखते होंगे, तो वहां पे ई रिक्शा उसकी लिमिट आपको बतानी है, क्षमता बतानी है, ठीक है। तो उसकी क्षमता आप बताएं कि कितनी होगी, ठीक है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। मुकेश कुमार जी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 4000 को बता रहे हैं, है ना, और बाकी का जवाब आया नहीं है। 1000, 2000, 3000, 4000 जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 2A है, इसमें ई रिक्शे का वर्णन किया गया है, और इसका उल्लेख है 2019 में पहली बार जोड़ा गया है, जोड़ा गया है ना। तो ये न्यू धारा है भाई, न्यू सेक्शन, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और इसमें 4000 वाट है, और इसकी ई रिक्शे की क्षमता है वो बताई गई है, और ये साथ ये लिखा गया है ई रिक्शा, इसकी नंबर प्लेट ग्रीन होगी, और ग्रीन पर व्हाइट इसके अक्षर होंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसको यहां पे एलएमवी जो धारक है वो भी इसको चला पाएगा।
ट्रांसपोर्ट आपका ये गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद इसको एलएमवी व्हीकल है, एलएमवी लाइसेंस वाला व्यक्ति चला सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, तो इस प्रश्न का जवाब 4000 हो जाएगा। परिवहन सेवा वाहन के लिए लाइसेंस हेतु कम से कम आवेदक की उम्र होनी चाहिए। परिवहन वाहन हेतु, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था परिवहन वाहन कौन कौन से होते हैं, उनके लिए एज लिमिट है, वो क्या होती है ना? तो तुरंत आप जवाब बताएं भाई। हाँ, तो डी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। ए तो 16 है, ये तो मोटरसाइकिल के लिए होता है अभी, वो भी विदाउट गियर, विदाउट गियर की। तो यहां पे 18 साल जो होता है वो एलएमवी व्हीकल के लिए होती है, 20 साल एचएमवी व्हीकल के लिए होती है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अभी। परिवहन सेवा वाहन के लिए लाइसेंस तो कम से कम आवेदक की उम्र है वो 20 साल होगी। ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात हो रही है, 22 में 20 साल, बिल्कुल। संजीव गुरु जी, राकेश, राजेश कुमार जी, पंकज ठाकुर, विनय सैनी भी पहली बार कमेंट कर रहे हैं, स्वागत है भी आपका, मोस्ट वेलकम। अगला प्रश्न, लर्निंग लाइसेंस के संबंध में गलत कथन चुने। लर्निंग लाइसेंस के संबंध में एलएल लर्निंग लाइसेंस, धारा 8 मोटर व्हीकल एक्ट की, कोई भी लाइसेंस बनाओगे लर्निंग आपको चाहिए होगा, और उसके लिए आवेदन है कौन से फॉर्म में करते हैं, कमेंट सेक्शन में तुरंत आप छाप देंगे। लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कौन से फॉर्म में करते हैं? आवेदन फॉर्म 2 में किया जाएगा। ये लो, इसमें भी आ गया, अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, गलत बताना भाई, गलत बताना है। यह जारी होने के 30 दिन से 160 दिन तक वैलिड रहता है। एलएमवी के मामले में 40 साल उम्र तक मेडिकल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, यह पूरे भारत में वैध रहता है। लर्निंग लाइसेंस की बात हो रही है भाई, लर्निंग लाइसेंस की बात हो रही है, तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है ना? देखो, बात में 2 चीजें बताऊंगा। आप लर्निंग लाइसेंस है, गाड़ी कहीं भी सीख सकते हैं, सही बात है, पूरे भारत में वैलिड रहेगा। एलएमवी के मामले में 40 साल तक मेडिकल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, यह भी सही है। जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है, एलएल होता है, वो एक पहले दिन से लेके 180 दिन यानी कि 6 माह इसकी वैलिडिटी होती है। 6 माह तक क्या लर्निंग लाइसेंस की अवधि होती है? 6 महीने में 180 दिन होते हैं, यहां 160 दिन लिख रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ए भी क्या है? आवेदन फॉर्म 2 में किया जाता है। आपको अब ये बताना 23B, भाई साहब ये 23B क्या बता रहे हो? 23B क्या बता रहे हो? फॉर्म संख्या 23 में आरसी जारी की जाती है, 23A में आरसी स्मार्ट, आपको याद रखना आरसी स्मार्ट कार्ड के रूप में स्मार्ट, और 23B है, 23B वो टेम्परेरी आरसी होती है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो कहां कौन सा बता रहे हो आप, है ना? तो यहां पे आपको अब ये बताना है कि आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन संख्या फॉर्म 2 में किया। चलो मैं दोनों ये सभी नहीं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपने आवेदन फॉर्म संख्या 2 भरा। अब आपको यह बताना है, आप जब स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो फॉर्म संख्या कौन सा भरेंगे? स्थायी लाइसेंस के लिए एलएमवी हो चाहे एचएमवी हो, दोनों के लिए बता दो। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वाहन का पंजीकरण पूरे भारत में मान्य होगा? ऐसा उल्लेख किस धारा में किया गया है? किसी वाहन का जो आरसी होता है वो पूरे भारत में वैलिड होती है, आपको पता होगा, और हम अपने एक स्टेट में पंजीकृत वाहन का दूसरे स्टेट में 12 माह तक बिना पंजीकरण चेंज करवाए प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आरसी पूरे भारत में मान्य है, ऐसा कहां लिखा गया है? धारा 39, 43, 46, 47। शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 का जवाब सभी कमेंट सेक्शन में आप तुरंत छाप दे भाई। प्रश्न संख्या 24 का तुरंत जवाब छाप दे, बिल्कुल। हां, तो यहां पे धारा 39 आरसी से संबंधित है, 43 अस्थायी आरसी से संबंधित है, 46 आपकी जो धारा है वो आरसी पूरा भारत और मान्य। ठीक है, और धारा 47 है अदर स्टेट। अगर आप वाहन को ले जाते हैं तो फॉर्म संख्या 27 भरते हैं न्यू असाइनमेंट के लिए। न्यू आरसी जब आप बनवाएंगे ना वहां पे, तो उसके लिए फॉर्म 27 में धारा 47 के तहत अदर स्टेट में 12 माह से ज्यादा अगर आप वाहन को रखते हैं तो आपको धारा 47 की आवश्यकता पड़ती है।
और अस्थाई यहां पे जो आरसी है उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, और ये आरसी के संबंध में सामान्य निर्देश है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि दावा न्याय अधिकरण का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? क्योंकि आपके मोटर व्हीकल एक्ट के भी प्रश्न आने वाले हैं, तो एक दो प्रश्न ये भी हम देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा धारा 165 जो है, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में आपके दावा न्याय अधिकरण का उल्लेख है, वो साथियों किया गया है। ठीक है, तो धारा 165 में सर धारा रिलेटेड क्वेश्चंस कंडक्टर के पेपर में भी आएगा क्या? नहीं पंकज ठाकुर जी, धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंडक्टर में आने के पूरे चांस नहीं है भाई, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास खुद की गाड़ी है, आपके पास खुद की गाड़ी है, अच्छी बात है यार, बधाई हो। और आप एक ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति दे देते हैं जिसके पास खुद का लाइसेंस नहीं है, तो अपराध की धारा और जुर्माना कितना हो सकता है भाई? और किस पर लगेगा? आप पर लगेगा या चालक पर लगेगा? गाड़ी आपकी है, ड्राइवर कोई और है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, आपको पता है, फिर भी आप गाड़ी को चलाने के लिए दे देते हैं। तो धारा 180 2000, धारा 181 2000, धारा 182 2000, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन है ऐसा चेला जो इसको बताएगा भाई? कौन है ऐसा चेला जो इसको बताएगा? तुरंत छाप दो भाई, तुरंत छाप दो। मुकेश कुमार जी क्या बताना चाह रहे हैं? ऑप्शन बताओ, प्रश्न संख्या बताओ, ऑप्शन के साथ साथ प्रश्न की संख्या भी बताओ। सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 है, उसमें जुर्माना 5000 है। धारा 181 है, इसमें भी जुर्माना 5000 है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान यह देना है कि धारा 180 है वो किसके लिए है? पहले मालिक आता है, पहले मालिक आता है और फिर चालक आता है, दोनों ही धाराएं हैं। तो यहां पर मालिक के ऊपर भी ये धारा 180 5000 या चालक के ऊपर भी धारा 181 5000 जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों ही गलत है भाई, तीनों ही गलत है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर जुर्माना धारा 180 5000 का जुर्माना मालिक पर और 5000 का जुर्माना चालक पर, दोनों लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान। 26 अब देखो, ये गई ना भैंस पानी में, मुकेश कुमार जी वो कहते हैं ना भैंस पानी में कैसे जाती है गुरुजी? तो ये देख लो, ऐसे जाती है। मालिक 180, मुकेश कुमार जी से ही बता रहे हैं। 2000 कहां से बता दिए भी? आपने ऑप्शन ए कैसे बता दिया, डी क्यों नहीं बताया? आपको तो चार में से बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना है ना, तो फिर आप केवल यहां धारा को देख के आंसर क्यों लगा देते हो? 2000 रुपए भी देखो ना, 2000 में 5000 में कितना फर्क है, तो यहां पर ध्यान देना भाई। तो उपयुक्त में से कोई सही हो जाएगा। 180 में 5000 है और 181 में भी 5000 है। किस तापमान पर सड़कें सबसे अधिक फिसलन भरी होती है? सड़कें ज्यादा कब फिसलती है? 5000 3 मंथ। मुकेश कुमार जी सही बता रहे हैं आप। हाँ, हिमांक के करीब, हिमांक बिंदु से ऊपर, परिवेश के तापमान के करीब, पूर्ण तापमान से ऊपर। तो यहां पर आपको पूछा है कि सड़कों पर कौन सा तापमान है जहां गाड़ी सबसे ज्यादा फिसलती है, तो वो होता है हिमांक के करीब। हिमांक के करीब का मतलब है जहां पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हरी बत्ती देखकर आप चौराहे पर दाहिनी ओर मुड़ने वाले हैं, हरी बत्ती देखकर आप दाहिनी ओर मुड़ने वाले हैं, अचानक आपको एक सायरन सुनाई देता है और एक फायर ब्रिगेड आपको आगे निकलने के लिए देखती है। क्या किया जाए भाई? ग्रीन सिग्नल, आपको कहां मुड़ना था? राइट में मुड़ना था। पीछे से फायर ब्रिगेड आ गई और से सायरन बजा दिया और कहने लगी मुझे निकलना है, तो आप क्या करेंगे? मोड़ बनाना जारी रखें क्योंकि आपके पास रास्ते का अधिकार है, रुके और फायर ब्रिगेड को आपसे आगे निकलने दे, फायर ब्रिगेड के वाहन से पहले गति तेज कर दाएं मोड़ ले। उपयुक्त सभी है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक फोन आ गया, मैं रिप्लाई देना चाहूंगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। तो यहां पे ये प्रश्न था कि भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तो आपको मोड़ बनाना जारी रखें, गलत हो जाएगा। रुकें और फायर ब्रिगेड को आपसे आगे निकलने दें, ये बहुत अच्छी बात है।
फायर ब्रिगेड के वाहन से पहले गति तेज कर दाएं मोड़ने, ये भी गलत है, उपरोक्त सभी सही भी नहीं है ना। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग राजपाल जी, स्वागत है भाई। विनय सैनी बी, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट में लाल बत्ती कहां पर लगाई जाती है? ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइटें होती है, सबसे ऊपर रेड, बाद में येलो, बाद में ग्रीन। तो रेड का पूछा है तो सबसे कहां होगी? सबसे ऊपर होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सड़क के किनारे या किनारे के पास ठोस पीली रेखा क्या दर्शाती है? बात कर रहे हैं किनारे की साथियों, ठीक है। तो पार्किंग क्षेत्र, नो पार्किंग एरिया, ओवरटेकिंग की अनुमति, ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये किनारे पर है भाई, तो कि ओवरटेकिंग वाले मामले तो खत्म हो गए, क्योंकि ये अगर बीच में होती, पवन शर्मा जी बी बता रहे हैं, है ना। तो देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। कोई बात नहीं, पवन गुर्जर, कार्तिक गुर्जर जी पहली बार कमेंट कर रहे हैं भी, कार्तिक जी स्वागत है आपका, फिर से कमेंट करो, आप बार बार कमेंट करें, ठीक है। तो पार्किंग क्षेत्र, नो पार्किंग, तो जो पीली ठोस रेखा होती है किनारे पर है, तो ये किसको दर्शाती है? नो पार्किंग को दर्शाती है, ठीक है। समझ में आया? 30 में डी बता रहे हैं, डी। अच्छा, वाह विनय सैनी जी आप, अच्छा, बीकेन फार्मा हाउस अटेली, वाह, बिल्कुल नो पार्किंग एरिया भाई, बी आपका भी स्वागत है। सोनू जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। अगला प्रश्न, कार पुलिंग का, सोनू जी बताएंगे भाई, बीकेन फार्मा हाउस अटाली बताएंगे इसका जवाब है। कार पुलिंग का प्रमुख लाभ है निम्नलिखित में से कौन सा है? ये इंटरव्यू में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई, है ना। तो वायु प्रदूषण को कम करना, वायु प्रदूषण में वृद्धि करना, बढ़ता हुआ ध्वनि प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण को कम करना, ठीक है। तो आप सभी तुरंत जवाब दें। प्रश्न संख्या 31 का, कार पुलिंग का लाभ, और ये होता क्या है? कार पुलिंग होता क्या है ये भी बताएं भाई। कार पुलिंग होता क्या है और इसका लाभ क्या है? प्रश्न संख्या 31 का जवाब दे भाई। चलो देखते हैं। तो कार पुलिंग का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। ए, अच्छा सुनील जी बी, बीकेन फार्मा हाउस अटाली, ठीक है, ए बता रहे हैं वायु प्रदूषण को कम करना। कार पुलिंग का मतलब क्या है? कार यानी कार पुल यानी खींचना, यह अर्थ नहीं होता भाई इसका। कार पुलिंग का मतलब होता है आप किसी एक शहर में काम करते हैं, दो साथी हैं, जैसे आप माना कि दिल्ली से गुड़गांव काम करते हैं या गुड़गांव से दिल्ली काम करने जाते हैं, दो दोस्त हैं, दोनों के पास 2 कारें हैं, तो दोनों कारें लेके जाते हो, तो इससे बेटर ये ना आप दोनों मिलकर एक ही कार से सफर करें, तो फ्यूल कंजप्शन कम होगा, खर्चा कम होगा, प्रदूषण कम होगा, भीड़ कम होगी, ट्रैफिक कम लगेगा। कार शेयर करना, बीकेन फार्मा कार शेयर करना, बिल्कुल 31 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। और कार पुलिंग का मतलब है कार शेयर करना, बिल्कुल कार शेयर करना, ठीक है। तो अगला प्रश्न, शराब पीकर गाड़ी चलाने के संदर्भ में DWI का पूर्ण रूप क्या है? ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड, ड्राइविंग विथ इंटॉक्सिकेटेड, ड्राइविंग वाइल इन्फ्लुएंस, ड्राइविंग विथ इन्फ्लुएंस। शानदार प्रश्न है और कई बार प्रश्न ये JKSSB में, JKSSB ट्रिपल SSB में इसमें ये प्रश्न आ चुका है भाई। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, कार शेयर करना, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, यानी कि इसका मतलब यह होता है कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो जब शराब पी के गाड़ी चलाने से संबंधित है भाई, जब कार चलाएं तो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं ना, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न, आवेदक को किस फॉर्म में मोटर ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र किस फॉर्म में प्रस्तुत करना चाहिए? आप आवेदक के किस फॉर्म में? मोटर ड्राइविंग स्कूल से अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनवाते हैं, एक्सपीरियंस लेटर या जो भी लाइसेंस बनवाने के लिए, तो यहां पर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जो होता है वो किस फॉर्म में प्रस्तुत करना चाहिए ये आपको बताना है। जल्दी बताएं भी सभी साथी। जल्दी बताएं भाई। हां, तो फॉर्म संख्या 3, 5, 7, 9 अब मैं बता देता हूं भाई। आरटीओ फॉर्म 1 है, वो स्व घोषणा पत्र होता है, स्व घोषणा पत्र, ठीक है। फॉर्म संख्या 1A मेडिकल प्रमाण पत्र होता है जो आप लाइसेंस के लिए देते हैं, मेडिकल के लिए होता है। 2 में LL आवेदन, DL के लिए आवेदन होता है, और या रिन्यू के लिए भी आप करवा सकते हैं,
डिलीट के लिए भी करवा सकते हैं। लाइसेंस से संबंधित कोई सा भी आवेदन हो फॉर्म संख्या 2 में किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा बीके एंड फार्मा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया भाई आपने, फॉर्म संख्या 5। ठीक है, बीके एंड फार्मा बी बता रहे हैं। जयवीर स्वामी मोस्ट वेलकम भाई, पहली बार कमेंट आया है। फॉर्म संख्या 3 में डीएल जारी होता है। ठीक है, और फॉर्म संख्या 4, 5, 4 का जो लाइसेंस के लिए था अब नहीं है, और सॉरी फॉर्म संख्या 3 में एलएल है भाई, फॉर्म संख्या 3 में एलएल जारी किया जाता है, 4 में आपका डीएल जारी किया जाता है, 5 में प्रशिक्षण जो ड्राइविंग स्कूल से जो अभी बात हो रही है 5 का ये है, 6 का नहीं है, 7 में स्मार्ट कार्ड के रूप में आपका लाइसेंस जारी करवाया जाता है, और 8 में यहां पे पहले किसका था, डिलीट का था, श्रेणी एड का या डिलीट का, अच्छा हाँ श्रेणी एड का था भी, एड का था 8 में एड था, 9 में रिन्यू था, तो ये दोनों ही गलत हो गए हैं, इन दोनों को डिलीट कर दिया गया है। फॉर्म संख्या 2, 4, 8 और 9, इन चारों को मिला के फॉर्म संख्या 2 है वो बना दिया गया है अभी। ठीक है, और ये कब बना दिया गया है, सारथी पोर्टल के आने के बाद। तो अब ये जो फॉर्म संख्या 4 है ये नहीं होगा, फॉर्म संख्या यहां पे 2 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, सबकी जगह नया फॉर्मेट 2 होगा। ठीक है, लाइसेंस से संबंधित जितने भी फॉर्म होते हैं वो आवेदन करने से संबंधित केवल फॉर्म 2 बचा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुर्घटना से संबंधित इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा फॉर्म संख्या 5। दुर्घटना संबंधित अपराध करने पर कौन सी धारा में जुर्माने का प्रावधान किया गया है, दुर्घटना संबंधी अपराध करने पर कौन सी धारा में, धारा 177, 199, 187, 192। दुर्घटना आप कर देते हैं और यह अपराध होता है, आपकी दुर्घटना संबंधी अपराध करने पर कौन सी धारा में जुर्माने का प्रावधान है, तो जुर्माना कौन सी धारा के तहत दिया जा सकता है या लगाया जा सकता है यह बताना है। फॉर्म यार बता देना फॉर्म, तो दुर्घटना कोई हो जाती है, माना कि जैसे कि आपको पता है धारा 134 आपने देखी होगी, ड्राइवर के संबंध में है, ड्राइवर के कर्तव्य बताती है, ड्राइवर के कर्तव्य बताती है, और यह कहती है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप छोड़ के भाग नहीं सकते। मुकेश चौधरी गुरुदेव बिल्कुल नमस्कार भाई। पवन शर्मा 34A बता रहे हैं, 177 ये गलत भी, ये तो सामान्य जुर्माना है। यहां पे पूछा दुर्घटना से संबंधित धारा 134 ड्राइवर का कर्तव्य, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भी आप भाग नहीं सकते, आपको वहां पर उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं करते हैं तो धारा 187 लागू होती है भाई। ऑप्शन नंबर यहां पे सी जवाब सही हो जाएगा। ये नाबालिग से संबंधित है भाई, ये आरसी से संबंधित है, और ये जनरल आपका मतलब कि जुर्माना होता है। 199 नाबालिग जुर्माना है, नाबालिग, और ये 192 आरसी हो गया, 187 है वो ड्राइवर के कर्तव्य नहीं करने पर जुर्माना होता है, एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं ना तो। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में दौड़ और मुकाबला करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, 181 आपको पता लाइसेंस से डीएल से संबंधित है, 184 खतरनाक चलाना खतरा, 189 193 ये आपको बताना है। अब 2 में से कंफ्यूज है, प्रश्न संख्या 35 का जवाब क्या होगा, दौड़ और मुकाबला रनिंग आप करते हैं तो उसका बताना है भाई। ठीक है, यानी कि रनिंग करते हैं आप, गाड़ी की रेस लगाते हैं, गाड़ी की दौड़ और मुकाबला का मतलब है रेसिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं। एक तो होता है अधिक गति से चलाना, वो तो धारा 184 में हो जाएगा, लेकिन यहां पे रेसिंग करते हैं तो इसके लिए धारा 189 होती है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न पे 193 नहीं है भाई, धारा 189 है। मुकेश कुमार जी सही बोल रहे हैं, मुकेश कुमार जी, मुकेश चौधरी जी गलत बता रहे हैं, मुकेश कुमार 189 सही है भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंजन में 4 स्ट्रोक का सही क्रम होता है, सभी को पता, पहले मैंने आपको बताया था कल भी, इंजन को कोई भी काम करना है तो 4 काम करने पड़ेंगे तभी पावर है वो जेनरेट होगी। पहला काम कौन सा होगा, सक्शन पहला काम, कंप्रेशन दूसरा काम, पावर तीसरा काम, एग्जॉस्ट चौथा काम। इसमें पावर तीसरा, सेक्शन पहला, कंप्रेशन दूसरा, एग्जॉस्ट चौथा, कंप्रेस दूसरा, सेक्शन पहला, पावर तीसरा, एग्जॉस्ट चौथा, सेक्शन पहला, कंप्रेस दूसरा, एग्जॉस्ट चौथा, पावर तीसरा। तो क्रम पूछा है तो 1 2 3 4 पहले में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्रम होता है सिलेंडर, जो आपका इंजन होता है उसमें खोखला भाग होता है जिसे सिलेंडर कहा जाता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, वो ऊपर नीचे काम करके गति करता है, और वो ऊपर नीचे होता है तो 4 काम करता है। वो कौन कौन से हैं, यही है
सक्शन में हवा को अंदर लेता है, कंप्रेशन में हवा को दबाता है, पावर में हवा और डीजल को जला देता है और चौथे में धुआं बाहर निकाल देता है। अगला प्रश्न, इंजन में किस नंबर का गियर ऑयल डाला जाता है? ऐसे ही 40, ऐसे ही 60, ऐसे ही 140, ऐसे ही 100। इंजन की बात है तो आप सभी को पता है सर कंडक्टर बेच अलग से है क्या सर? हाँ बिल्कुल, कंडक्टर के लिए अलग से बेच है भाई, कंडक्टर के लिए आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं भाई। तो इंजन के लिए ऐसे ही 15 भी होता है, 20 भी होता है, 30 भी होता है और 40 भी होता है। ये चारों इसके लिए इंजन के लिए होते हैं, ठीक है। और यहां पे SAE 90 मैंने कल ही आपको बताया था, SAE 90 जो होता है वो गियर बॉक्स के लिए होता है, डिफरेंशियल के लिए होता है। गियर आपका जो ब्रेक होता है, ब्रेक और क्लच होता है, इनके लिए डॉट 3 या 4 ग्रेड का होता है। स्टीयरिंग का जो होता है आवाज नहीं खोली, ठीक है अब खोल दी भाई। स्टीयरिंग के लिए यहां पे TQ, TF, STQ, STF, ये 4 ग्रेड होते हैं, सभी को पता होगा है ना। तो और कोई कंफ्यूज आपको किसी प्रश्न पे है तो बताइए। 37A बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से आप ब्रेक की सर्विसिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी जांच करेंगे? ब्रेकों की सर्विसिंग करनी है, ब्रेक की सर्विस करनी है, ब्रेक तेल का स्तर और ब्रेक शू की स्थिति, ब्रेक ऑयल का स्तर और इंजन ऑयल। इंजन ऑयल किस लिए जब ब्रेक की सर्विस करनी है? इंजन ऑयल, ये भी गलत है। शीतलक यानी कूलेंट, ये भी गलत है। तो तीनों गलत हो गए। हमें काम करना ब्रेक का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाहन में ब्रेक के कार्य का सही वर्णन करता है? ब्रेक का सही काम, इसका उपयोग गति बदलने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग आपात स्थिति में रुकने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग इंजन को सड़क के पहियों से जोड़ने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग वाहन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। आपको चारों के जवाब बताने हैं। शानदार प्रश्न है। 90 तो दिया नहीं है, लेकिन मैंने बताया भाई, दिया नहीं है। हाँ मुकेश कुमार जी, दिया नहीं है लेकिन मैंने बताया अभी, है ना। तो आपको यह बताना है कि ब्रेक के कार्य, मेन काम ब्रेक का क्या होता है ना। ब्रेक का मुख्य कार्य आपको बताना है, ठीक है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान देनी है। यहां पे भाई एक आया क्या, इसका उपयोग आपात स्थिति में रुकने के लिए, काफी हद तक सही है। गति बदलने के लिए तो गियर का इस्तेमाल किया जाता है भाई, बदलने के लिए गियर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं कि ब्रेक का। बात ब्रेक की है। आपात स्थिति के लिए हम गियर डाउन करते हैं या हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर तो नॉर्मल में वाहन में ब्रेक की बात हो रही है। इसका उपयोग इंजन को सड़क के पहियों से, यह भी गलत है। इसका उपयोग वाहन की गति को कम करने के लिए, बिल्कुल गति को कम करने के लिए हम ब्रेक का इस्तेमाल है वो करते हैं, ठीक है। तो आपात स्थिति में तो क्या करते हैं, हम कई काम कर सकते हैं। आपात स्थिति तो केवल अलग होगी। क्या हम केवल ब्रेक का प्रयोग आपात स्थिति में करते हैं? नॉर्मल में भी तो करते हैं ना। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। डी बताया है पवन शर्मा जी, जयवीर स्वामी ने, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गाड़ी महंगी होती है? टर्बोचार्जर वाली, सुपरचार्जर वाली, कोई फर्क नहीं है, सुपरचार्जर के साथ एयर फिल्टर वाली। शानदार प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न है। प्रश्न का जवाब देख के बताओ, प्रश्न संख्या 40 का जवाब क्या है। शानदार प्रश्न है भाई। आज सभी को पता होगा, जब भी आप कोई पुरानी गाड़ी देखने जाते हैं, नई गाड़ी देखने जाते हैं, तो आपको यह कहा जाता है कि टर्बो इंजन है तो टर्बो लेके आना भाई, क्योंकि टर्बो इंजन है उसमें पावर ज्यादा होती है और माइलेज बढ़िया देती है। क्योंकि टर्बो चार्जर में जो है वो टर्बो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगाया जाता है। ये जो टर्बो चार्जर होता है वो कहां लगा होता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का मतलब है गाड़ी से जो धुआं निकलेगा, जो धुआं निकलता है, इस धुएं से ये टर्बो चार्जर घूमता है और इंजन को पावर देता है। इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए टर्बो चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले गाड़ी में सुपरचार्जर का इस्तेमाल किया जाता था,
जो कि इंजन शाफ्ट से या बैटरी से चलता था, है ना। तो इसकी बजाय हमने टर्बोचार्जर का आविष्कार किया ताकि इंजन की पावर को और बढ़ाया जा सके। और जहां सुपरचार्जर है इंजन शाफ्ट से चलकर इंजन की पावर को घटाता है, वहीं पर टर्बोचार्जर है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में निकलने वाले धुएं से चलकर गाड़ी की इंजन की पावर को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर की विशेषता। ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर की विशेषता बतानी है। ये टायर हल्के मोटर वाहन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक बात है। इनमें ट्यूब के स्थान पर सिलिकॉन की लेप या लाइनर का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। ये कम फ्लैट होकर चलते हैं, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्यूबलेस टायर है, इसमें ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन टायर के अंदरूनी भाग पर एक लेप होता है जो कि सिलिकॉन ट्यूब का लेप होता है, जो हवा को बाहर निकलने से रोकने का काम करती है। अधिक फ्लैट होना, चिपकना, पंचर होने पर पिचक जाना, कम फ्लैट होना, पंचर हो जाने पर भी टायर का मुचना नहीं होता भाई, है ना। तो ये होता है कम फ्लैट होकर चलते हैं। शानदार प्रश्न है, एचपी हाई कोर्ट में भी पूछा गया था। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल अमन गर्ग जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न, पेट्रोल इंजन की विशेषता नहीं है। इनमें कार्बोरेटर लगा होता है, ठीक बात है। इनमें स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है, यह भी ठीक है। ये इंजन एसआई इंजन कहलाते हैं। ये संपीड़न के सिद्धांत पर काम करते हैं। एसआई का मतलब क्या है? यहां पर देखो, एक तो एसआई इंजन होता है, एक सीआई इंजन होता है। एसआई का मतलब हो गया स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन, ठीक है। और इसका मतलब हो गया कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन। आप समझ गए होंगे इनमें फर्क है। जैसे कि जो पेट्रोल होता है, एसआई को हम पेट्रोल इंजन कहते हैं, एसआई को हम पेट्रोल इंजन कहते हैं, और सीआई को डीजल इंजन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे। आपको पता है कि पेट्रोल जो गाड़ी होती है इसमें इसको एसआई इंजन बोला जाता है। एसआई इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन का मतलब होता है जलाना। इग्निशन का मतलब क्या होता है? जलाना होता है। पेन लेना पड़ेगा भाई। और स्पार्क यानी स्पार्क के माध्यम से, स्पार्क यानी चिंगारी के माध्यम से। आपको पता है पेट्रोल गाड़ी में स्पार्क प्लग होता है, और स्पार्क के माध्यम से हम पेट्रोल और हवा को जलाते हैं, इसीलिए स्पार्क इग्निशन हो गया। डीजल इंजन में क्या होता है? 4 काम पूरे होते हैं। पहले में हवा अंदर आई, दूसरे में हवा को दबाया, हवा दबने से गर्म हुई, गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे किया जिससे कि डीजल जल गया। तो यानी कि डीजल जला कैसे था? हमने पहले स्ट्रोक में हवा लिया, हवा को दूसरे स्ट्रोक में कंप्रेस किया यानी दबाया। दबाने से क्या होगा? हवा गर्म होगी, ताप और दाब बढ़ जाएगा, है ना। और इस गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे करेंगे तो डीजल जल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? डीजल जल कैसे रहा है? इस हवा को दबाने से, क्योंकि दबाने से हवा गर्म हो रही है, और गर्म हवा पर डीजल छिड़केंगे तो जल जाएगा। इसीलिए डीजल इंजन को सीआई इंजन कहा जाता है। सीआई का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन यानी कंप्रेस करके, इग्निशन यानी जलाना, यानी कि डीजल इंजन सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन कहलाता है। पेट्रोल इंजन एसआई यानी कि स्पार्क इग्निशन कहलाता है। आप समझ गए होंगे। 42 में डी, ये संपीड़न के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। ये एसआई इंजन सही है और ये डी गलत है। संपीड़न के सिद्धांत पर डीजल इंजन काम करता है। पूछा किसका जा रहा है? पेट्रोल इंजन का। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया भाई? समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। अगला प्रश्न है, जल्दी देखें। प्रोपेलर शाफ्ट के अंतिम छोर पर लगा गियर का नाम होता है सन गियर, हेलिकल गियर, पिनियन गियर, रिंग गियर। आप सबको पता है गियर बॉक्स होता है और डिफरेंशियल होता है ना। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो शाफ्ट होती है वो प्रोपेलर शाफ्ट कहलाती है, प्रोपेलर शाफ्ट कहलाती है। ठीक है, और यहां पर ये यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़ा रहता है, यहां पर भी यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़ा रहता है, और इसके बीच में एक स्लिप जॉइंट भी होता है। तो इस प्रोपेलर शाफ्ट के और यहां पे डिफरेंशियल का जो लास्ट छोर है, यहां पे जो गियर होता है, उस गियर को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 सी 43 में पवन शर्मा जी सी बता रहे हैं। पवन जी प्रश्न संख्या 43 का जवाब क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं। बिल्कुल पिनियन गियर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। रिंग गियर तो आपका फ्लाईव्हील पे होता है ना। बिल्कुल पवन जी, जयवीर जी, पवन शर्मा जी, अमन जी, तो सभी का स्वागत है। तो पिनियन गियर इसका जवाब सही हो जाएगा। पिनियन गियर किसे कहते हैं? एक लंबी रोड है
इसके ऊपर यहां पे गियर बना हुआ है, ये रोड घूमेगी ऐसे, प्रोपेलर शाफ्ट घूमती है ना वैसे ही, ठीक है। तो पिनियन गियर इसका जवाब सही हो जाएगा। इंजन में अधिक ईंधन खपत हो रही है, यानी कि डीजल या पेट्रोल ज्यादा जल रहा है, तो कारण नहीं हो सकता। क्या कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है किसका? पेट्रोल डीजल के अधिक जलने का। इंजन ओवरहीट हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, सिलेंडर लीक है तो भी ठीक है, लीक होगा तो खपत ज्यादा होगी ना, हवा नहीं मिल रही है तो भी तेल जला जलेगा, वाल्व टाइमिंग सही नहीं है। अच्छा यार थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, खतरनाक पर्सन है भाई। इंजन में अधिक ईंधन खपत हो रही है तो कारण नहीं हो सकता। इंजन ओवरहीट हो रहा है, इंजन ओवरहीट हो रहा है, सिलेंडर लीक है, हवा नहीं मिल रही है, वाल्व टाइमिंग सही नहीं है। वाल्व टाइमिंग सही नहीं होगी तो तेल ज्यादा जलेगा, हवा नहीं मिलेगी तो भी तेल ज्यादा जलेगा, सिलेंडर लीक है तो भी तेल ज्यादा जलेगा। इंजन ओवरहीट होता है तो ओवरहीट होने से ईंधन खपत की कोई मतलब की संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ये इसका गलत हो जाएगा, ये इसका कारण नहीं है। प्रश्न संख्या 44 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो किस किस को समझ में आया भाई? ये सिलेंडर लीक होगा तो कंप्रेसर नहीं बनेगा तो तेल ज्यादा, हवा नहीं मिलेगी तो भी पूरा हवा नहीं मिलेगी तो डीजल ज्यादा जलेगा, और वाल्व टाइमिंग सही नहीं होगी यानी कि वाल्व सही समय पे खुलेगा नहीं, बंद नहीं होगा तो भी समस्या है। अगले प्रश्न पे, टायर के एक साइड से घिसने का मुख्य कारण क्या है? अनुचित केम्बर, अनुचित कास्टर, अधिक हवा दबाव, कम हवा दबाव। कम होता है तो टायर खराब होते हैं, अधिक होता है तो भी टायर खराब होते हैं। अनुचित कास्टर, कास्टर से मैंने बताया था कास्ट, कास्ट से मैंने बताया था पिन, सॉरी किंग, किंग पिन, कल आपको याद होगा किंग पिन। और किंग पिन किसका संबंध होता है? स्टीयरिंग से संबंध होता है अभी, ये मैंने बताया था। यानी कास्ट यानी जाति के लोग, जाति के लोग अपने आप को किंग समझते हैं, किंग पिन स्टीयरिंग से संबंधित है। तो ये केम्बर, अनुचित केम्बर, टायर जो होते हैं ऊपर से अगर बाहर की ओर है तो ये धनात्मक, ऊपर से अगर अंदर की ओर है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 45 में एक अनुचित केम्बर, डिटेल से कल हमने टॉपिक पे डिस्कशन किया था। अगला प्रश्न, इंजन के शीतलक यानी कूलेंट के तापमान को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? शीतलक कूलेंट का तापमान के लिए डायोड, प्रतिरोधक, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर। शानदार प्रश्न है, प्रश्न का सही जवाब आपको बताने का प्रयास आपको करना है। प्रश्न का सही जवाब आप सभी को पता है, हाँ बिल्कुल, पवन शर्मा जी 45 ऐसे ही बता रहे हैं। तो शीतलक या कूलेंट हो चाहे कोई भी और हो, टेम्परेचर की बात आ जाए तो यहां पे डायोड नहीं होगा, प्रतिरोधक भी नहीं होगा, थर्मिस्टर जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टार्टर मोटर कहां लगी रहती है यह बताना है। इंजन के आगे की ओर, इंजन के पीछे की तरफ, इंजन के ऊपर, इंजन के नीचे। तो आप सभी को पता है कि जो आपकी स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर मोटर होती है, यह माना कि इंजन है, इंजन के यहां पर आपकी कौन सी शाफ्ट है? इंजन शाफ्ट है, या जिसे हम क्रैंक शाफ्ट भी बोलते हैं। इंजन शाफ्ट को क्या बोलते हैं? क्रैंक बोलते हैं। ये इसका फ्रंट एंड है, फ्रंट है, और ये इसका रियर एंड है, किसका? और इसी रियर एंड पे फ्लाईव्हील होता है, और फ्लाईव्हील के ऊपर रिंग गियर होता है, ये रिंग गियर, और रिंग गियर के ऊपर ही पिनियन गियर के माध्यम से, पिनियन गियर के माध्यम से सेल्फ स्टार्टर मोटर होती है, सेल्फ स्टार्टर मोटर। ठीक है, तो यहां लगी रहती है। तो ये किसमें? आपके इंजन के पीछे की तरफ रहता है। देखो ये रियर एंड है और ये फ्रंट एंड है। तो ये आपका फ्लाईव्हील रिंग गियर कहां है? पीछे की साइड में, मतलब कि पीछे के साइड में। सर सीटीयू ड्राइवर के टोटल फॉर्म कितने फील हुए हैं? प्लीज रिप्लाई। मुझे नहीं पता भाई यार, मंजीत भारद्वाज जी, मुझे जानकारी नहीं है भाई। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोमीटर के माध्यम से बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी गई है और सामान्य रूप से कम ग्रेविटी का मान सामने आया है, तो उसे पूरा करने के लिए क्या करेंगे? आप सभी को पता है बैटरी जो होती है इसके ऊपर प्लस होता है, माइनस होता है ना। पहली बात तो ये प्लस माइनस, हल्की गाड़ी में 12 वोल्ट की बैटरी काम में आती है, इसमें प्लेटें होती है और इस प्लेटों के अंदर पानी भी डाला जाता है और एसिड भी डाला जाता है, और इस एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब। ठीक है, और इसके अलावा इसको हमें सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4 के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है
तरल पदार्थ, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होता है, तरल पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये तरल पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण है? पानी, पानी 1 प्लस H2SO4 का मिश्रण है। ठीक है, तो पानी कितना होता है? पानी यहां पे 60% होता है और H2SO4 ये कितना होता है? 40% होता है। और ये जो हाइड्रोमीटर होता है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी देखता है। तो इस ग्रेविटी देखने में तो यही देखा जाता है कि यहां पर जो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड था, गंधक का तेजाब था, कहीं इसकी मात्रा इसमें कम तो नहीं हो गई है। कम हो जाती है तो बैटरी चार्ज देरी से होती है, डिस्चार्ज जल्दी हो जाती है। इस टाइप की समस्याएं यहां पे आती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आप क्या करेंगे, ग्रेविटी कम देखेंगे। क्या है? सामान्य से ग्रेविटी का मान कम आया है तो पानी, आप ग्रेविटी सही होगी तो ही डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, ये तो दोनों एक ही हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, कुछ भी डाल देंगे। तो यहां पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालने की आवश्यकता है। सी होगा भाई। पवन शर्मा बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, शानदार जवाब आपने दिया भाई। जो भी सी बता रहे हैं, सुनील यादव जी, कंडक्टर रोशन सिंह जी, बिल्कुल बढ़िया जवाब बताया अभी आपने। अगला प्रश्न, निम्न में से गलत कथन आपको है वो बताना है। गलत कथन आपको बताना है भाई। परमिट को समाप्ति तारीख से 15 दिन ही पहले रिन्यू करवाया जा सकता है। एडवांस रिन्यू की बात हो रही है। एडवांस रिन्यू आप 15 दिन से ज्यादा पहले नहीं करवा सकते, सही बात है। लाइसेंस को 365 दिन बाद तक रिन्यू करवाया जा सकता है, ये भी सही है। बीमा को 60 दिन पहले तक रिन्यू करवाया जा सकता है। वाहन पंजीकरण को उसकी समाप्ति से 60 दिन पहले रिन्यू करवाया जा सकता है। सभी की जो वो डेट दी गई है, एडवांस रिन्यू कब करवाया जा सकता है? तो आपका जो यहां पे बीमा होता है इसको केवल 30 दिन पहले ही आप एडवांस रिन्यू करवा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह गलत, यह गलत नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा, आप उल्टा समझ जाओगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहां गलत पूछा है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पार्क प्लग को नेगेटिव टर्मिनल कहां से उपलब्ध करवाया जाता है? बैटरी से, डिस्ट्रीब्यूटर से, इग्निशन कॉइल से, वाहन की बॉडी से। शानदार प्रश्न है। आपका जो स्पार्क प्लग होता है, करंट का तार मिलता है, एक आपका अर्थिंग का तार मिलता है। तो कौन सा तार कहां से मिलता है यह आपको बताना है। शानदार प्रश्न आपको मिला। आप सभी को पता होगा कि जो बैटरी होती है, आप सभी को पता है, बैटरी होती है, इसका प्लस होता है, माइनस होता है ना। तो यहां पर जो आपका स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग को करंट वाला तार तो क्या है, माना कि ये स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग है। करंट वाला तार तो यहां मिल गया, डायरेक्ट नहीं मिलता भाई, डायरेक्ट नहीं मिलता। मैं दोबारा से बताऊंगा, दोबारा से इसको पूरा बताऊंगा अभी मैं। ये आपका है स्पार्क प्लग, क्या है? ये स्पार्क प्लग है, ठीक है। और इस स्पार्क प्लग को चाहिए करंट। ये है आपकी बैटरी, ये प्लस है, ये माइनस है, ये गाड़ी है, ये व्हीकल है, ठीक है। इस व्हीकल की बॉडी से अर्थिंग को टच कर दिया हमने यहां पे, ठीक है। और यहां से फिर स्पार्क प्लग को पॉजिटिव टर्मिनल, यहां इग्निशन कॉइल को जाएगा ईसी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर इसको करंट दे देगा। ये तो करंट वाली बात होगी। माइनस यहां से स्पार्क प्लग को कहीं बॉडी से, क्योंकि ये स्पार्क प्लग क्या है, बॉडी के साथ ही तो टच होता है। क्योंकि स्पार्क प्लग को यहां बॉडी को जो माइनस मिला है वो यहां से मिल गया है। अभी स्पार्क प्लग इस बॉडी में तो लगा है, तो ये बॉडी से अर्थिंग ले लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शानदार जवाब दिया प्रेम प्रकाश जी, कंडक्टर रोशन सिंह जी, प्रेम प्रकाश जी, विजय सिंह और सुनील यादव, सभी का शानदार जो जवाब है आया है। तो आज का जो सेशन है, काफी खूब मेहनत करके हमने क्लास को लिया है और जरूर आपको ये क्लास है समझ में आई होगी। तो कोई भी समस्या इस क्लास में या कुछ भी डाउट आपको रहा है तो मुझे तुरंत आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट का मैं टाइम यहां पर दूंगा। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो है ड्राइवर की क्लास, ड्राइवर की ऑनलाइन क्लास, अगर आप ऑनलाइन मतलब कि बैच ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो दोस्तों यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बस ड्राइवर का कंप्लीट बैच हमारे पास में मौजूद है स्टडी एट होम ऐप के ऊपर। आप यूट्यूब बस ड्राइवर का बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप अगर कंडक्टर का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंडक्टर के लिए भी तैयारी आप है वो हमारा जो बैच है वो ज्वाइन करके कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम।
स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। इस ऐप के ऊपर आपको फ्री की टेस्ट सीरीज मिलती है भाई, फ्री टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के ऊपर आपको पेड कोर्स आपको ऑप्शन दिखाई देता है, जिसके अंदर सीटीयू के लिए बस ड्राइवर का और कंडक्टर का दोनों का कल क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी। पवन शर्मा जी कल भी स्टार्ट है, जो हमारी क्लास है लगभग 8 बजे होगी भाई, है ना। तो पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर पेड कोर्स के अंदर आपको क्लास वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास की वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स। साथ ही आपको एग्जाम रिव्यू के नाम से एक स्पेशल बुक मिलेगी, और टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आपको टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे 35। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलती है। और ओल्ड पेपर की बात करता हूं तो यह भी लगभग मैं बात करता हूं 50 पेपर सेट, 15 ओल्ड ड्राइवर पेपर है, वो यहां पर इस कोर्स के साथ में कॉम्बो कोर्स में मिलते हैं। कंडक्टर पार्ट 1 कैसे करेंगे? कंडक्टर पार्ट 1 पे लगातार हम क्लासें हैं, YouTube के ऊपर आपकी फ्री क्लासें चल रही है, तो यहां आपको करवा देंगे। और जल्द ही ऐप के अंदर भी आपको है पार्ट फर्स्ट के लिए कोर्स है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास जरूर समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक है इस जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कमेंट में भी मैं आपको इस जो है लिंक को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में भी मिल जाएगा, और आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से आप इसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी प्रकार की हेल्प सहायता चाहिए तो ये नंबर आपको हेल्पलाइन के लिए मिलते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।